गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हिंदी का अपन सेकंड चैप्टर जूझ रीड कर रहे थे। उसमें अपने देखा था जो लेखक थे वो पाठशाला जाने लगे। पाठशाला जो फर्स्ट दिन जब वो स्कूल गए थे तो विद्यालय में उनके साथ उनके जो शरारती लड़के थे उनके साथ गमछे से उनकी शरारत की। उनका गमछा जो था वो खींचातानी में फट गया और जो उनके मास्टर जी थे वो आए। उन्होंने मास्टर जी से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बामन पंडित की कविता पढ़ाना शुरू किया। यहाँ तक अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। अब यहाँ से आगे का जो पार्ट है उसको अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठाई दी। बीच की छुट्टी मतलब जो इंटरवल जो होती है, इंटरवल के टाइम में उसे बीच की छुट्टी कहते हैं। उसमें फिर से वो चावड़ नाम का जो लड़का था जो शरारती था उसने फिर से उनकी धोती खींचने की कोशिश की थी, लेकिन वो छुट्टी इंटरवल में खड़े ही नहीं हुए। वो दीवार की तरफ पीठ लगाकर बैठ गए और छुट्टी से पहले वो उठाई नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे के खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर उस पर चोंच मारते हैं, वैसे मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। खिलौने के जो बनाए गए कौवे जो होते हैं ना, जो उसको कौवों के बीच में रखते हैं तो कौवा क्या करते हैं, उसमें चारों तरफ से आकर उसको चोंच मारना शुरू करते हैं। ऐसे ही मेरे तरफ मेरी क्लास के बच्चे सब मुझे चिढ़ा रहे थे, मतलब मुझे चोंच मारना शुरू कर देते थे। मतलब मेरी पाठशाला मुझे ही चोंच मार मार कर घायल कर रही थी, क्योंकि वो पहले उसी क्लास में पढ़े थे। घर जाते समय सोच रहा था, क्या सोच रहे थे कि लड़के मेरे खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, इस तरह कैसे निभाया होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेती अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। बोला मेरी गली के 2 ही लड़के हैं, अगर मैं इस तरह स्कूल जाऊंगा, विद्यालय में जाऊंगा, रोज़ बच्चे मेरी गमछा खींचेंगे, धोती खींचेंगे तो मेरा कैसे मजाक होगा। इससे अच्छा तो स्कूल न जाने से अच्छा अपनी खेती करना ही अच्छा है, अपना कमाई करना स्टार्ट करें। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक की पाठशाला अपनी लगती थी। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी। वहाँ अपना कोई नहीं था। जब वो पिछले जो साल में जो उनको स्किप किया था, स्किप करने पर जो उनकी जो पाठशाला थी, अब वो उनको पराई मतलब एक पराई का मतलब होता है दूसरी लगने। पहले तो उस खुद को अपनी लगती थी, क्योंकि सारे कक्षा के जो क्लासमेट्स थे सब उनके थे, सभी से उनके जानकार थे, लेकिन अब उनके एक तरीके से सब अपरिचित हो गए थे। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माकिन ने पीछे पढ़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेल खाऊ रंग की 8 दिन से मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में मैं धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़के से परिचय बढ़ गया। जो 2 नाड़ी वाली जो चड्डी थी, जिसे नेकर टाइप पे बोलते हैं, नेकर हाफ पैंट बोलते हैं, वो उनको पहनकर वो स्कूल जाते और धोती पहनकर वो खेत पर जाने लगे। धीरे धीरे जब वो रेगुलर जब स्कूल जाने लगे, विद्यालय जाने लगे, तो उनके जो क्लासमेट्स थे उनसे भी उनकी जानकारी बढ़ने लगी। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। मंत्री नामक जो मास्टर थे, जो मंत्री नामक अध्यापक थे, वो उनके क्लास टीचर बने और वो उनका जो नेचर था कि वो बच्चों को जो पनिशमेंट जो देते थे वो छड़ी से, डंडे से नहीं देकर उनकी गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा मारते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। पीठ पर जैसे ही उनके घूंसा पड़ता था और ऊपर जो बच्चे होते थे वो हुक भरने लगते थे, मतलब उनके दर्द होना शुरू हो जाता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, एक डर बैठा हुआ था उनके कक्षा अध्यापक का, उनके सभी लड़कों के मन में। इसके कारण ऊधम करने वाले लड़के को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। ऊधम करने वाले जो शरारती जो बच्चे थे, जो क्लास को डिस्टर्ब करते थे, जो उनको ज़्यादातर मौका नहीं मिलता था, किनकी, उनके कक्षा अध्यापक की वजह, क्योंकि उनके मन में उनका डर बैठा हुआ था। और जो पढ़ने वाले लड़के थे उनको क्या एप्रिशिएट करने लगे, शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। मंत्री जो मास्टर थे वो क्या पढ़ाते थे, गणित, मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते थे।
एकाध सवाल गलत हो जाता तो वो अपने पास बुलाकर समझा देते। एकाध लड़के को कोई मूर्खता दिखाई दी तो वह उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वो मैथ पढ़ाते थे, अगर एक दो सवाल गलत हो जाते तो उनको बुलाकर वो समझा देते, दोबारा से रिपीट कर देते। लेकिन अगर कोई मूर्खता करता, कोई शरारत करता तो उनको वहीं पर उनको पनिश कर देते, उनकी पिटाई कर देते। इसलिए सभी उनसे डरते थे और सभी बच्चे घर से पढ़कर आते थे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का था, शरीर से कमज़ोर था, दुबला पतला था, लेकिन पढ़ने में होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। बसंत पाटिल को अच्छा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा अक्सर होता ही है, जो क्लास में इंटेलिजेंट होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। दूसरों की मास्टर जी ने उन्हें मॉनिटर बना दिया। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था और उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो फर्स्ट लाइन में था, बिल्कुल टीचर के, कक्षा अध्यापक के जस्ट सामने। और उसकी जो कक्षा में उसकी रेस्पेक्ट भी थी, क्योंकि वो क्या था, क्लास का क्या था, मॉनिटर भी था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। कौन? बसंत पाटिल जो था, उनसे खुद के बजाय वो कैसा लगता था, छोटा लगता था। मैं उससे पहले 5वीं में पहुंच गया था, उससे पहले ही, क्योंकि लेकिन उन्होंने तो क्या कर दी, एक साल क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। गलती से पिछड़ गया हूँ, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। वो सोचते थे कि अगर इनके बजाय मुझे मॉनिटर बनाना चाहिए, लेकिन वो सोचते थे कि अभी मुझे लेट जो है, मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, पहले ही लेट आया हूँ और 2 महीने में मुझे पूरा रिवीजन भी करना है, रिवीजन करके पास भी होना है। तो लड़ाई करना जो आपस में क्लासमेट से, और कोई पढ़ाई की उपेक्षा करना, मतलब पढ़ाई को इग्नोर करना, उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना, वो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें तो कक्षा में फर्स्ट आना था, ऊपरी मतलब पहला स्थान। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। मैंने कि जो अपनी बुक्स थी उनके ऊपर अखबार के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगता। जैसे बसंत पाटिल करते थे, मैं उनको फॉलो करने लगा। जैसे उनको कोई भी वो वर्क करते और उनको अप्रिशिएट किया जाता, उनको शाबाशी मिलती, तो मैं उसको फॉलो करता, उसी वर्क को मैं दोबारा दूसरे दिन रिपीट करता। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। मन की एकाग्रता मतलब ध्यान लगाकर, एकाग्रता का मतलब एक ध्यान से लगाकर पढ़ने से मैथ जो थी मुझे समझ में आने लगी और मेरे भी सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह, दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ जो बच्चों के जो सवाल चेक करते थे, जो क्लास टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर जो मैथ के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता था, सभी कक्षा में करने पर उनके जो सवाल जो चेक करने थे, तो एक तरफ से मैं चेक करता, एक तरफ से बसंत करते कभी कभार। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मास्टर जी थे, उन्हें आनंदा कहकर पुकारने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों से इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मास्टर जो गुरुजी थे, कक्षा अध्यापक थे, जो क्लास टीचर थे, और उनके जो टीचर थे, उनके व्यवहार के कारण पाठशाला से उनका अपनत्व बढ़ने लगा। नेवा सौंदलकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाने आते थे? मराठी। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। जो मराठी जो पढ़ाने आते थे, वो कविता जो पार्ट होता था उसको वो विशेषतः मतलब एक विशेष प्रकार से बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, क्योंकि उनका गला था वो सुरीला था। वो जो कविताएं को जो पार्ट होती हैं वो एक गाकर और एक लय में गाकर पढ़ाने पर
जो लैंग्वेज होती है, थर्ड लैंग्वेज, उसका अलग ही इंटरेस्ट होता है। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। पुरानी और नई मराठी कविताओं के अलावा उन्हें अंग्रेजी, इंग्लिश की जो पोइम थी वो भी उन्हें कंठस्थ थी, मतलब बिना देखे उनको याद थी। किनको? उनके जो मास्टर थे सौंदलगेकर को। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। छंद जो होते हैं, चौपाई, दोहे, कविता, छंद जो होते हैं उनको लय से गाकर उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव किसी अन्य कवि की कविता में सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बावे बोरकर, बारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ इनकी अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वो एक अपनी भी एक आध सुना देते थे। जो कविता थे वो खुद भी लिखते थे, और उनके बाद में जो उनके संस्मरण थे कि वो उन्होंने कभी कभार जो लेखक हैं, जो कवि हैं, कविता लिखने वाले, तांबे हैं, गिरीश हैं, केशव कुमार हैं, बोरकर हैं, यशवंत हैं, उनसे उनकी मुलाकात के मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे मेरी बातें हुई, तो उनका वो जो संस्मरण था, उनकी जो वो घटना थी, जो याददाश्त थी, उनको वो बीच बीच में सुनाते, और खुद की कविताएं भी कभी कभार याद आ जाती तो हमें सुना देती। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपने भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों में, कानों के, प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। इन सब बातों से मुझे अपना भान, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं रहता था कहीं अदर दूसरी एक्टिविटीज़ में। मेरा पूरा ध्यान जो मास्टर थे, जो अध्यापक थे, जो वो पढ़ाते थे मराठी, तो उनकी ध्वनि, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके एक्टिविटीज़ पर मेरा पूरा ध्यान रहता था। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से मैं सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव में, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। स्कूल से आने के बाद सुबह शाम जब मैं खेतों पर जाता पानी लगाने के लिए, 1 घंटे मुझे ढोर चराने पड़ते थे, जो पहले से ही उनका शेड्यूल बना हुआ था कि जो आपको पशु जो हैं, मवेशी, वो उनको चराना है। तो वहाँ पर अकेले में जो मराठी जो कक्षा अध्यापक थे, जो विषय अध्यापक थे, उन्होंने उनकी जो कविताएं थी उनको वो दोहराते थे, उन्हीं की तरह, उसी हाव भाव में धीरे धीरे उनको वो रिपीट करते थे, गाते थे। मतलब मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता। मास्टर जी जब जिस प्रकार कक्षा में पढ़ाते थे, ऐसा वो पानी लगाते लगाते उनका अभिनय, मतलब उनकी एक्टिंग करते। मैं क्यारियाँ पानी से कब भर गई हैं इसका भान ही नहीं रहता, और जो पानी देते थे तो उनका कविताओं में ध्यान रहता था, तो उनकी जो खेतों की जो क्यारियाँ हैं वो पानी से कब भर जाती थी उन्हें कभी ध्यान भी नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहली ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरी काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था, लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। पहली उन्हें 2 शक्तियाँ प्राप्त हुई इन कविताओं के गाने से। 2 उनको शक्तियाँ कैसी कि पहले तो जब वो ढोर चराते थे, खेतों में पानी लगाते थे, या कोई वर्क करते थे, तो उन्हें अकेले काम करने में उनको मन नहीं लगता था, खटकता था। और ऐसे काम करने में अगर कोई 2 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, आपस में बात करें, हंसी मजाक करें, गपशप करें, तो वो काम करने में वो बोरियत नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे वो अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी, क्योंकि मैं अकेलेपन में क्या करता था, कविता गाता था, कविताओं को दोहराता था। इससे मुझे एक तो ये शक्ति प्राप्त हुई, मैं अपने आप में ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है, बल्कि अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे जितना अकेला रहूं उतना ही मेरे लिए अच्छा है। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते हुए थुई थुई करके नाचा जा सकता था कि अकेला हूँ तो किसी भी तरीके का कोई एक्टिंग कर सकता हूँ, कोई देखेगा नहीं। अगर गलत भी हो रहा है तो मैं ही खुद देखूँगा। और कविताएं जब गाते थे तो उसमें मैं डांस भी कर सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था कभी कभार। तो मैंने अनेक कविताएं अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। अनंत काणेकर की कविता की जो पहली पंक्ति है वो किस प्रकार है, उसको जो लेखक हैं वो कैसे गाते थे। चांद रात पसिरते
पांडरी गया धरणी वरी को मैंने मास्टर की चाल में अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। मास्टर जी जिस चाल में, जिस गति में, जिस लय में गाते थे उसको उस गति में न गाकर अपनी खुद की गति में गाकर खुद की चाल में वो उसको गाया मैंने। यह चाल सिनेमा के गाने पर आधार थी। वह गाना था केशव करणी जाति नामक छंद में से था। किसमें था? केशव करणी जाति नामक छंद। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। जो मास्टर जी जितना कविता जो क्लास में जितनी एक्टिंग नहीं करते थे उससे ज़्यादा एक्टिंग में मैं उस कविता को गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलवाकर गवाया। मास्टर जी को जो मैंने जो गाने की जो प्रैक्टिस की थी वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने 6वीं 7वीं 5वीं सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनके सामने मुझसे वो कविता को गवाया, मतलब कविता को मैंने गाया उनके सामने। पाठशाला में एक समारोह में भी उसे गवाया। इस कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। पाठशाला में स्कूल में एक फंक्शन हुआ था, उसमें भी मुझे वो कविता गाने को कहा गया, तो मुझे एक प्राउड फील हुआ। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। मराठी जो कवि थे उनके काव्य संग्रह, उनकी बुक्स, उनकी जो राइटर्स थे, उनके वो जो पोइट थे, कवि थे, उनके जो रचनाएं थी उनके घर में थी। मैं उन कवियों के चरित्र, उनके संस्मरण बताया करते थे। वे उनको पढ़ते थे, उन कवियों के चरित्र के बारे में, मतलब उनकी लाइफ जीवनी के बारे में बताया करते थे। इस कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही एक हार्ड मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। कवि से लेकर मुझे ऐसा हुआ कि कवि भी एक तरीके के साधारण मनुष्य होते हैं, कभी कोई स्पेशल मनुष्य नहीं होते हैं। कभी भी अपने जैसा ही होता है, अपने क्रोध लोभ अपने जैसे जो सारे गुण मनुष्य में होते हैं वही होते हैं, उनमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती है। तो क्यों ना मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल, मास्टर ने एक कविता लिखी। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई थी, किसकी बेल थी? मालती की बेल थी। उसके ऊपर मास्टर जी ने एक कविता लिखी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकूं। जो मास्टर जी थे, जो मराठी पढ़ाते थे, सौंदलगेकर, उन्होंने अपने घर पे एक बेल छाई हुई थी मालती की, उसके ऊपर उन्होंने कविता लिख दी और वो बेल मैंने देखी भी थी और वो कविता उनकी सुनी भी थी। तो इससे मुझे लगता था कि क्यों मेरे पास तो बहुत सारे दृश्य हैं, मैं खेतों पर जाता हूँ, मेरे गांव में हैं, और उन दृश्यों को लेकर क्योंकि मैं भी कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। भैंस चराते चराते फसल जो होती थी खेतों में, उन पर जंगली जो फूल होते थे उन पर तुकबंदी, मतलब लाइनें, कविताएं बनाने लगा। तुकबंदी मतलब उनको जोड़ने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था। मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। अपने पास ही हमेशा कागज़ और पेंसिल में रखने लगा, क्योंकि मुझे खेतों पर भैंस चराते हुए मुझे कविता लिखनी थी। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। अगर कभी कागज़ पेंसिल नहीं होते थे तो देखिए आपको ये चित्र भी दिखा रखा है, ये एक जो पेंटिंग से, कि कोई नहीं होता तो भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर भैंस की पीठ पर लिखने लग जाता था। अगर कुछ भी नहीं होता तो कंकड़ लेकर पत्थर पर लिखना शुरू कर देता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता, जब मुझे याद हो जाती तो मैं उसको पोंछ देता, क्योंकि फिर मैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर मैं उसको ओरली वैसे याद हो गई, फिर मैं उसको बोल सकता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। रविवार की छुट्टी रहती, रविवार को कोई एक दो कविता अगर मेरी बन जाती तो सोमवार के दिन मैं स्कूल जाकर अपने मास्टर जी को वो कविताएं दिखाता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज छूट जाता था कि मैं रात को ही मास्टर को घर जाकर कविता दिखाता। कभी कभार तो ऐसा होता था कि सुबह कब होगा, कब जाकर मैं मास्टर जी को कविता दिखाऊंगा, तो ये मेरा जो धैर्य था वो टूट जाता। सुबह तक के लिए मेरी तसल्ली नहीं थी, सुबह तक का मेरे पास सब्र नहीं था। कभी कभार तो मैं रात को ही घर जाकर मास्टर जी की वो कविता जाकर दिखा देता। वे उसे देखते और शाबाशी देते, मेरी कविताओं को देखते और मुझे
अप्रिशिएट करते, शाबाशी देते। फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती थी। कभी कभार तो कविता के और शास्त्र के ऊपर मैं पूरी महफिल मतलब घंटों तक उनसे बातें करता रहता था। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, कवि को जो लैंग्वेज है संस्कृत भाषा में किस तरीके का प्रयोग होता है, कविता में छंद की जाति कैसे पहचानें, उनका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि बहुत सारी ऐसी सब विषय थी जिन पर हम बातें करते रहते थे। मुझे उनसे अपनापा अनुभव होता था, मुझे उससे अपनत्व महसूस होता था। किनसे? मास्टर जी से। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते, अलग अलग प्रकार के जो कविता के कलेक्शन होते थे वो मुझे देते कि आप इन्हें पढ़ें और अपनी कविताएं बनाएं। उन्होंने कोई नई तरह की कविता सुनाई तो लगा मैं इस डर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उसी दिशा में कोशिश चलती। इन बातों से सौंदलकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंचा और जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी, क्योंकि वो मराठी भाषा पढ़ाते थे। मैं भी कविताएँ मराठी में करने लगा। उसे लिखते समय बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि सूक्ष्मता से देखने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा मन में कोई मधुर बाजा बजता है। और मैं धीरे धीरे उनके प्रेरणा से मैं खुद आज जो हैं ये लेखक हैं और ये खुद कविताएं लिखते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया। आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो करने हैं इसके। पहला क्वेश्चन करना है आपको, जूझ शीर्षक के उचित विचार पर एक ये स्पष्ट करें कि ये शीर्षक कथा नायक के किस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन करना है आपको सारे क्वेश्चन करने हैं 1 to 6। ये आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस। ओके, गॉट इट एवरीवन। अगले लेक्चर्स में हम अगला चैप्टर्स कवर करेंगे, अगला चैप्टर से उसको रीड करेंगे। तो इसमें ये जूझ थी, मतलब एक पढ़ने की एक जूझ थी, एक अपने मन में एक लगन थी उनके कि मुझे पढ़ना है। और वो धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया, जीवन के बारे में उन्होंने पढ़ा, पढ़कर आनंद जो यादव थे उन्होंने, और फिर पढ़ने के बाद वो खुद एक कैसे लेखक बने और वो कैसे कविताएं करते थे। तो उनकी लाइफ, उनके बचपन, उनकी जीवनी के बारे में इसमें बताया गया है। गॉट इट एवरीवन? ओके।